गांव का जूता बनाने वाला मोची। गांव के किनारे एक कच्ची सड़क थी जो खेतों के बीच से घूमती हुई हाट तक जाती थी। उसी सड़क के पास एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था, इतना बड़ा कि दोपहर की धूप में भी उसकी छाया ठंडी रहती। उसी नीम के नीचे एक छोटी सी जगह थी जहां मिट्टी थोड़ी दबकर समतल हो गई थी, और वहीं रोज सुबह एक आदमी अपना छोटा सा काम जमाता था। उसका नाम था रघु मोची। उम्र करीब 40 के आसपास, शरीर दुबला लेकिन हाथों में ताकत, उंगलियों में ऐसी पकड़ कि पतला सा धागा भी खींचते हुए टूटता नहीं था। उसके सामने एक पुराना लकड़ी का पटरा रहता। पटरे के किनारे पर चमड़े के टुकड़े, सुई, धागा, छोटी हथौड़ी, रंदा और गोंद की डिब्बी रखी रहती। साथ में एक लोहे की छोटी निहाई जैसी चीज जिस पर वह जूते का तला ठोकता। उसके पास एक कपड़े का झोला रहता जिसमें वह पुराने ग्राहक के जूते रख देता, और जब कोई आता तो उसी झोले से निकाल कर देता, रघु के लिए। यह जगह बस काम करने की जगह नहीं थी, यह उसकी दुनिया थी। क्योंकि उसका घर थोड़ा दूर था, कच्ची दीवारों वाला, ऊपर टीन की छत। बारिश में टीन पर बूंदें गिरती तो अंदर तक आवाज आती। घर में उसकी पत्नी कमला थी और एक बेटा गोपाल, उम्र 12 साल। गोपाल पढ़ाई में ठीक था, लेकिन घर की हालत ऐसी नहीं थी कि किताबें और कॉपी आराम से आ जाएं। फिर भी कमला उसे स्कूल भेजती, खुद पुराने कपड़े सिलती, कभी किसी के घर काम कर लेती। और रघु रोज सुबह नीम के नीचे बैठकर जूते बनाता और जोड़ता। गांव में रघु को सब जानते थे, क्योंकि गांव में चाहे कोई किसान हो, चाहे दूध वाला, चाहे स्कूल का मास्टर, सबके पैरों में जूता तो चाहिए ही। और जब जूता फट जाता, एड़ी टूट जाती या चप्पल का पट्टा निकल जाता तो सीधे रघु के पास आते। रघु बहुत कम बोलता, बस सिर हिलाकर काम शुरू कर देता। उसकी आंखें हमेशा ध्यान से चीजों को देखती, जैसे वह सिर्फ जूता नहीं देख रहा, बल्कि उस आदमी की चाल, उसकी मेहनत, उसके पैरों का दर्द भी समझ रहा हो। उस दिन भी सुबह रघु जल्दी उठ गया था, क्योंकि रात को तेज हवा चली थी और ठंड बढ़ गई थी। उसने चूल्हे के पास बैठकर हाथ सेंके। कमला ने उसे पतली सी चाय दी। गोपाल अभी सो रहा था। रघु ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर थोड़ी धूल थी, लेकिन नींद में भी उसके माथे पर एक मासूम सी लकीर थी, जैसे वह सपने में कुछ सोच रहा हो। रघु ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा और बाहर निकल गया। नीम के नीचे पहुंचकर उसने अपना पटरा जमाया, मिट्टी पर पुरानी बोरी बिछाई। बोरी पर बैठकर उसने औजार निकाले, फिर अपने सामने रखे पुराने जूतों को एक एक करके देखा। किसी के जूते की सिलाई खुली थी, किसी की एड़ी घिस गई थी, किसी की चप्पल का तला आधा निकल आया था। वह हर जूते को उठाकर हल्के से मोड़ता, देखता कि चमड़ा कहाँ से कमजोर हुआ। फिर सुई में धागा डालता, धागे पर थोड़ा मोम लगाता ताकि मजबूत रहे, और फिर धीरे धीरे सिलाई शुरू करता। उसके हाथ इतने अभ्यास में थे कि वह बिना देखे भी सही जगह सुई डाल देता। धीरे धीरे गांव जागने लगा। दूर से बैलों की घंटी की आवाज आने लगी, किसी घर से बर्तन धोने की आवाज, किसी घर से बच्चे की रोने की, और हवा में गोबर के उपले जलने की हल्की सी गंध फैल गई। नीम के पत्ते हिल रहे थे और नीचे बैठा रघु अपने काम में डूबा था। थोड़ी देर में पहला ग्राहक आया। वह था गणपत किसान। बड़ी मूंछें, सिर पर गमछा और पैरों में पुराने जूते जिनकी आगे की नोक फट गई थी। गणपत ने आते ही जूते उतारे और बोला कि रघु भाई, आज खेत में जाना है, जूता ठीक कर दे, नहीं तो पैर में कांटा चुभ जाएगा। रघु ने बिना ज्यादा बात किए जूता हाथ में लिया, उसे पलट कर देखा, फिर चमड़े का एक टुकड़ा निकाला, आकार नापा, काटा और गोंद लगाकर जोड़ने लगा। गणपत वहीं खड़ा रहा। उसने इधर उधर देखा। नीम के नीचे ठंडक थी,
सड़क पर लोग आने जाने लगे थे। कोई हाट की तरफ जा रहा था, कोई नदी की तरफ। गणपत ने रघु को देखा और बोला कि तुम रोज यही बैठते हो, तुम्हारी पीठ नहीं दुखती। रघु ने बस हल्की सी मुस्कान दी, जैसे वह कह रहा हो कि दुख तो होता है, लेकिन काम के सामने दुख छोटा हो जाता है। जब गणपत का जूता तैयार हुआ तो उसने उसे पहनकर देखा। पैर ठीक से बैठ गया। उसने खुश होकर 2 रुपये ज्यादा दिए। रघु ने पैसे गिनकर अलग रखे और फिर अगले काम में लग गया। ऐसे ही दिन बढ़ता गया। कभी कोई बच्चा अपनी चप्पल लेकर आता, कभी कोई बूढ़ा आदमी अपनी लाठी टिकाकर बैठ जाता और कहता कि बेटा जरा एड़ी मजबूत कर देना। कभी कोई औरत अपने पति के जूते लेकर आती और कहती कि वह जल्दी में खेत चला गया, लौटेगा तो पहन लेगा। रघु सबका काम करता और बीच बीच में पानी पीता। उसके पास मिट्टी का घड़ा था, घड़े का पानी ठंडा रहता। वह अपने हाथों से घड़े के बाहर की मिट्टी भी गीली कर देता ताकि ठंडक बनी रहे। दोपहर के आसपास सूरज तेज हो गया, लेकिन नीम की छाया ने उसे बचा लिया। हवा थोड़ी गर्म थी, फिर भी पत्तों के बीच से छनकर आती ठंडी लहर रघु के माथे को आराम देती। तभी सड़क पर एक नई हलचल हुई। एक बैलगाड़ी आई। गाड़ी पर कुछ बोरे और लकड़ी के बक्से रखे थे। गाड़ी चलाने वाला आदमी बाहर का लग रहा था, कपड़े भी अलग, बोलने का ढंग भी अलग। उसके साथ एक दूसरा आदमी था जो बार बार इधर उधर देख रहा था। बैलगाड़ी नीम के पास रुकी और वह बाहरी आदमी उतरकर रघु के सामने आया। उसने अपने पैरों में पहने जूते उतारे। जूते अच्छे थे, चमड़े के मजबूत जूते, लेकिन उनकी एड़ी का हिस्सा थोड़ा उखड़ गया था। उसने रघु से कहा कि यह जूता ठीक हो जाएगा क्या? मुझे शाम तक आगे जाना है। रघु ने जूता उठाकर देखा। यह जूता गांव में मिलने वाले जूतों से अलग था। चमड़ा भी अच्छा था, सिलाई भी साफ थी, लेकिन एड़ी के पास किसी तेज पत्थर से चोट लगी थी। रघु ने धीरे से अपनी उंगली से उस जगह को दबाया, फिर सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो कि हो जाएगा। उस आदमी ने अपना नाम बताया। बोला कि मैं हरिया नहीं हूं, मेरा नाम शेखर है। मैं पास के शहर से आया हूं, व्यापार करता हूं। इस इलाके में पहली बार आया हूं। रघु ने नाम सुनकर बस हल्की नजर उठाई, फिर काम में लग गया। शेखर वहीं बैठ गया। उसने आसपास देखा। उसने पूछा कि यह गांव कौन सा है, यहां से हाट कितनी दूर है। रघु ने बताया कि हाट 2 कोस आगे है और यह गांव महुआपुर है। शेखर ने सिर हिलाया और बोला कि यहां तो शांति है, शहर में तो सांस भी जल्दी चलती है। रघु ने जूते की एड़ी को पहले साफ किया, फिर पुराने धागे को काटा, नई सिलाई के लिए छेद बनाए। उसके पास एक मोटा धागा था। उसने धागे को मोम से रगड़ा, फिर सुई में डाला और सिलाई शुरू की। हथौड़ी से धीरे धीरे ठोककर चमड़े को बैठाया। वह काम कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें कभी कभी शेखर के चेहरे पर जाती, क्योंकि शेखर का चेहरा थोड़ा थका हुआ था, जैसे वह किसी भारी बात को छुपा रहा हो। और उसके साथ जो दूसरा आदमी था, वह बार बार सड़क की तरफ देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार हो। तभी दूर से 2 घुड़सवार आते दिखे। गांव में घोड़े कम आते थे, इसलिए लोगों का ध्यान तुरंत उधर चला गया। घुड़सवारों के कपड़े भी साफ और चमकदार थे। उनके हाथ में लाठी जैसी चीज थी और उनके चेहरे पर सख्ती थी। वे सीधे नीम की तरफ आए, जैसे उन्हें किसी का पता हो, जैसे उन्हें यहीं आना था। शेखर ने घुड़सवारों को देखा तो उसके चेहरे पर हल्का तनाव आ गया। उसने अपने साथ वाले आदमी की तरफ देखा। वह आदमी भी थोड़ा पीछे हट गया। रघु ने यह सब देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना काम धीमे से जारी रखा, जैसे वह जानता हो कि गांव में पराया आदमी आए तो कई बार साथ में परेशानी भी आती है।
घुड़सवारों ने पास आकर घोड़े रोके। धूल उड़ी। एक घुड़सवार ने उतरकर चारों तरफ नजर दौड़ाई। फिर उसने ऊंची आवाज में पूछा कि यहाँ कोई शेखर नाम का आदमी आया है क्या? गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ ने सिर हिलाया, कुछ चुप रहे, क्योंकि गांव में लोग जल्दी किसी बाहरी झगड़े में नहीं पड़ते। लेकिन वह घुड़सवार बहुत रौब में था। उसने फिर पूछा, और इस बार उसकी नजर सीधे शेखर पर टिक गई, क्योंकि शेखर वहीं बैठा था। शेखर ने तुरंत खुद को संभाला। उसने उठकर कहा कि हाँ, मैं शेखर हूं। क्या बात है? घुड़सवार ने कहा कि तुम शहर से भागकर आए हो। तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम है। तुम्हें वापस चलना होगा। यह सुनते ही आसपास खड़े लोग चौंक गए। कुछ पीछे हट गए, कुछ ने कान खड़े कर लिए और कुछ ने रघु की तरफ देखा, क्योंकि रघु के सामने ही यह सब हो रहा था। शेखर ने घुड़सवार की बात सुनकर कहा कि यह झूठ है। मैंने चोरी नहीं की। मैं तो अपना हिसाब साफ करके आया हूं। लेकिन घुड़सवार ने कहा कि बात बाद में होगी। अभी चलो। शेखर के साथ वाला आदमी घबरा कर पीछे जाने लगा, लेकिन दूसरा घुड़सवार उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। रघु का हाथ एक पल के लिए रुक गया। उसके सामने शेखर का जूता अधूरा पड़ा था और हवा में अचानक एक अजीब सा तनाव फैल गया। नीम के पत्ते भी जैसे रुककर सुनने लगे। गांव के बच्चे दूर से देख रहे थे और गणपत किसान भी वहीं था। उसने धीरे से कहा कि अरे भाई, यह तो बड़ी बात हो गई। शेखर ने घुड़सवार से कहा कि मैं भागा नहीं हूं। मैं खुद ही गांव की तरफ आया, क्योंकि मुझे लगा यहां से मैं अपने रिश्तेदार के घर पहुंच सकता हूं। घुड़सवार ने कहा कि ज्यादा बात मत करो, हमारे पास हुक्म है। और उसने अपनी कमर से रस्सी निकालने की कोशिश की। शेखर के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा, लेकिन साथ ही उसके भीतर गुस्सा भी था। उसने कहा कि अगर मैं निर्दोष हूं तो मुझे ऐसे बांधकर क्यों ले जा रहे हो? घुड़सवार ने जवाब नहीं दिया। वह आगे बढ़ा और उसी वक्त शेखर ने एक कदम पीछे लिया, जैसे वह भागने की सोच रहा हो। रघु ने यह सब देखा। उसके मन में एक पल के लिए डर आया, क्योंकि गांव के साधारण आदमी के लिए पुलिस जैसे लोग मतलब मुसीबत। लेकिन रघु ने साथ ही शेखर के जूते को देखा, जूता जो अभी उसके हाथ में था, और उसे लगा कि यह आदमी चाहे सही हो या गलत, लेकिन उसके सामने अभी एक इंसान खड़ा है, और इंसान की हालत देखना अलग बात है। घुड़सवार जैसे ही शेखर को पकड़ने बढ़ा, शेखर ने झटके से पीछे हटकर भागने की कोशिश की। उसका पैर बिना जूते के मिट्टी पर फिसला और वह लगभग गिर पड़ा। तभी रघु ने बिना सोचे अपने हाथ से जूता आगे बढ़ाया, जैसे कह रहा हो कि पहले पैर में पहन ले। लेकिन शेखर ने उस वक्त जूता नहीं पहना। दौड़ने लगा। घुड़सवारों ने भी घोड़े को मोड़ा और भागने लगे। गांव में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग रास्ते से हटने लगे, कुछ चिल्लाने लगे। शेखर का साथी भी भागने लगा और घुड़सवारों ने उसे पकड़ लिया। रघु वहीं बैठा रह गया। उसके हाथ में अधूरा जूता था। उसके सामने मिट्टी पर शेखर के पैरों के निशान थे और हवा में धूल उड़ रही थी। कुछ देर बाद घुड़सवार और शेखर दोनों दूर हो गए। बस आवाजें रह गईं। फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। गांव वाले वापस अपने काम में लगने लगे, लेकिन सबके चेहरे पर सवाल था। और रघु के मन में भी एक सवाल घूम रहा था कि यह आदमी सच में चोर था या किसी झगड़े में फंसा हुआ। और अगर वह सच में निर्दोष था तो क्या होगा? और अगर दोषी था तो उसके भागने का क्या मतलब? रघु ने जूते को देखा। वह जूता अब उसके पास रह गया था, बिना मालिक के। और यह जूता शहर का था। अच्छा चमड़ा, मजबूत सिलाई, और उस पर अंदर की तरफ हल्की सी मुहर लगी थी, जैसे किसी दुकान का निशान हो। रघु ने जूते को पलटकर देखा। मुहर के पास एक छोटा सा कागज फंसा हुआ था, शायद जूते के अंदर की परत में। उसने धीरे से उसे निकाला। वह कागज मुड़ा हुआ था, छोटा सा,
और उस पर कुछ लिखा था। रघु पढ़ नहीं सकता था, लेकिन उसने अक्षर देखे और समझ गया कि यह कोई साधारण कागज नहीं, क्योंकि उस पर लाल स्याही का भी निशान था। उसने कागज को हाथ में पकड़ा, चारों तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर उसने उसे अपनी हथेली में दबाकर अपने झोले में रख लिया। उसके मन में डर भी था कि यह कहीं मुसीबत न बन जाए, लेकिन उसके भीतर जिज्ञासा भी थी, क्योंकि यह कागज शेखर के जूते से निकला था और शेखर भाग गया था। तभी गणपत किसान पास आया और बोला कि रघु भाई, तुमने देखा कैसा आदमी था। शहर वाले भी अजीब होते हैं, कभी कभी सीधे दिखते हैं और अंदर कुछ और। रघु ने बस सिर हिलाया। उसने जूते को अपने पास रखा और फिर बाकी काम में लग गया, लेकिन उसका ध्यान अब जूते और झोले में रखे कागज पर बार बार जा रहा था और उसे लग रहा था कि आज का दिन सामान्य नहीं है। यह दिन उसके शांत से जीवन में कोई नया मोड़ लाने वाला है। रघु ने बाकी जूतों पर हाथ चलाया जरूर, लेकिन उसकी आंखें बार बार अपने झोले की तरफ चली जातीं, जैसे झोले में रखा वह छोटा सा कागज अब उसके लिए पत्थर जैसा भारी हो गया हो। वह सिलाई करता, हथौड़ी ठोकता, फिर अचानक रुककर सुनता कि कहीं घोड़ों की आवाज वापस तो नहीं आ रही। फिर खुद ही मन को समझाता कि अब क्या होगा। शेखर तो भाग गया, घुड़सवार भी चले गए, अब तो सब खत्म। लेकिन अंदर से एक अजीब बेचैनी बनी रही। दोपहर ढलने लगी। हाट की तरफ जाने वाले लोग लौटने लगे। कुछ के हाथ में सब्जी की गठरी, कुछ के हाथ में गुड़ की टिकिया, कुछ के साथ छोटे बच्चे। धूल उड़ती रही और नीम की छाया लंबी होने लगी। रघु ने एक बूढ़े आदमी की चप्पल ठीक की, फिर एक लड़के के स्कूल वाले जूते में नया पट्टा लगाया। फिर उसने अपने औजार समेटे, पैसे गिने और धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ। उसकी कमर में हल्का दर्द था, लेकिन वह दर्द उसे रोज होता था। आज जो नया दर्द था वह उसके मन में था। घर लौटते समय वह जानबूझकर भीड़ वाले रास्ते से नहीं गया। वह खेतों के किनारे वाली पगडंडी पकड़कर चला, जहां हवा खुली थी और लोग कम थे। रास्ते में वह रुककर एक बार झोले को छूकर देखता, जैसे यह पक्का कर रहा हो कि कागज अभी भी वहीं है। सूर्य अब नरम पड़ गया था। दूर आसमान में हल्का नारंगी रंग फैलने लगा था। खेतों में मजदूर काम समेट रहे थे। बैलगाड़ी घर लौट रही थी और कहीं दूर से मंदिर की घंटी की आवाज आ रही थी। घर पहुंचते ही कमला ने पूछा कि आज देर कैसे हो गई। रघु ने कहा कि काम ज्यादा था, बस। और वह अंदर जाकर पानी पीने लगा। कमला ने देखा कि उसके चेहरे पर आज कुछ अलग है, जैसे वह किसी बात को छुपा रहा हो। उसने फिर पूछा कि सब ठीक है ना? रघु ने हाँ कह दिया, लेकिन उसकी आवाज में मजबूती नहीं थी। गोपाल स्कूल से लौट चुका था। वह जमीन पर बैठा लकड़ी की पट्टी पर कुछ लिख रहा था। उसके पास पुरानी स्लेट थी और एक टूटी हुई पेंसिल। उसने रघु को देखकर मुस्कान दी और बोला कि बाबा, आज मास्टर ने कहा है कि कल से नया पाठ शुरू होगा। किताब में एक नक्शा भी है। रघु ने उसे देखा। उसके मन में अचानक यह बात आई कि गोपाल को पढ़ाना जरूरी है। उसे वह जिंदगी नहीं देनी जो खुद ने देखी है। उसने गोपाल के सिर पर हाथ रखा और कहा कि पढ़ता रह बेटा। कमला ने खाना परोसा, मोटी रोटी, दाल और थोड़ा सा साग। घर में एक छोटी सी लालटेन जल रही थी। उसकी पीली रोशनी दीवारों पर कांप रही थी। बाहर हवा ठंडी हो रही थी और कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती थी। रघु ने खाना शुरू किया, लेकिन उसका ध्यान बार बार झोले की तरफ जा रहा था जो कोने में रखा था। कमला ने देखा कि रघु आज कम बोल रहा है। उसने धीरे से कहा कि कोई बात है तो बता दो, मन में रखोगे तो और भारी हो जाएगी।
रघु ने कुछ देर चुप रहकर कहा कि आज एक आदमी आया था शहर से। उसका नाम शेखर। उसका जूता ठीक कर रहा था। तभी दो घुड़सवार आए। बोले कि वह चोरी करके भागा है और फिर वह भाग गया। कमला ने सुनकर आंखें बड़ी कर लीं। उसने कहा कि फिर? रघु ने कहा कि उसका जूता मेरे पास रह गया और उस जूते से एक कागज निकला। कमला ने तुरंत कहा कि अरे बाप रे, वह कागज क्यों रखा? फेंक देते। शहर के मामले में मत पड़ो, हमारे पास पहले ही क्या है। अगर पुलिस वाले वापस आए और पूछने लगे तो? रघु ने कहा कि मुझे भी डर लगा, लेकिन कागज अपने आप निकल आया और मैं उसे फेंक नहीं पाया। पता नहीं क्यों। कमला ने गुस्से में कहा कि यह पता नहीं क्यों ही तो मुसीबत बनता है। तुम कल सुबह ही उसे जला देना। गोपाल भी सुन रहा था। उसने उत्सुकता से पूछा कि बाबा, उस कागज में क्या लिखा है? रघु ने कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं कैसे जानूं? गोपाल ने तुरंत कहा कि मैं देख सकता हूं, मास्टर ने मुझे पढ़ना सिखाया है। कमला ने डांटकर कहा कि तू चुप रह, यह बच्चों की बात नहीं। लेकिन गोपाल की आंखें चमक रही थीं। उसके लिए यह किसी कहानी जैसा था। खाना खत्म हुआ। कमला बर्तन समेटने लगी। रघु बाहर आंगन में आकर बैठ गया। आसमान में तारे निकल आए थे। हवा में ठंड बढ़ गई थी और नीम के पत्तों की सरसराहट दूर से सुनाई दे रही थी। रघु ने झोला अपने पास खींचा, हाथ अंदर डाला और वह छोटा सा कागज निकाल लिया। लालटेन की रोशनी में उसने उसे खोला। कागज पर कुछ नाम लिखे थे, कुछ नंबर जैसे, और नीचे एक मुहर का निशान, साथ में एक तारीख। रघु कुछ समझ नहीं पाया। बस उसे इतना समझ आया कि यह किसी हिसाब किताब जैसा नहीं लग रहा, यह कुछ और है। तभी गोपाल धीरे से पास आया। कमला अंदर थी। गोपाल ने फुसफुसाकर कहा कि बाबा दिखाओ, मैं पढ़ देता हूं। रघु ने पहले मना किया, लेकिन फिर उसे लगा कि कमला को पता चले बिना एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर यह सच में बेकार कागज है तो जला देंगे, और अगर कुछ जरूरी है तो समझ आएगा। उसने गोपाल को कागज पकड़ा दिया। गोपाल ने धीरे धीरे अक्षर पढ़ने की कोशिश की। वह कुछ शब्दों पर अटकता, फिर आगे बढ़ता। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन साफ। उसने कहा कि बाबा, इसमें लिखा है, सफेद कुएं के पीछे वाली पुरानी हवेली, तीसरे कमरे में, लकड़ी के फर्श के नीचे, लाल कपड़े में बंधा हुआ, जल्दी निकालना, नहीं तो सब हाथ से चला जाएगा। और नीचे लिखा है शेखर। फिर एक और नाम लिखा है भैरव, और एक तारीख जो 2 दिन बाद की थी। रघु के शरीर में जैसे ठंड दौड़ गई। उसने तुरंत कागज गोपाल के हाथ से खींच लिया। गोपाल ने डरकर पूछा कि क्या हुआ? बाबा, रघु ने कहा कि चुप रह, यह बात किसी को नहीं बतानी, कमला को भी नहीं। गोपाल ने हैरानी से कहा कि क्यों? इसमें तो बस हवेली का लिखा है। रघु ने धीरे से कहा कि यह वही बात है जो मुसीबत बन सकती है। लेकिन रघु का दिमाग अब तेजी से चलने लगा। सफेद कुआं, पुरानी हवेली, यह सब उसके गांव के पास ही था। गांव से थोड़ा बाहर एक पुराना कुआं था जिस पर सफेद चूना लगा था, और उसके पीछे सच में एक पुरानी हवेली थी जो कई सालों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां पहले कोई जमींदार रहता था, फिर वह शहर चला गया और हवेली खाली रह गई। बच्चों को वहां जाने से मना किया जाता, क्योंकि वहां सांप और बिच्छू हो सकते थे, और कुछ लोग तो डर के मारे कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाज आती है। रघु ने उस हवेली को दूर से देखा था। कभी कभी जब वह खेत की तरफ जाता तो उसकी नजर पड़ती। हवेली के बड़े बड़े दरवाजे टूटे हुए थे, खिड़कियों में जंग लगा लोहे का जाल और दीवारों पर काई। वहां कोई नहीं जाता था, लेकिन अब इस कागज में वही हवेली लिखी थी, और लकड़ी के फर्श के नीचे वाली बात ने रघु को और बेचैन कर दिया।
कमला बाहर आई तो रघु ने जल्दी से कागज मोड़कर झोले में रख दिया। कमला ने पूछा, क्या कर रहे हो? रघु ने कहा, कुछ नहीं, बस पैसे देख रहा था। कमला ने कहा, कल सुबह बाजार से नमक लाना है, खत्म हो गया है। रघु ने हाँ कहा, लेकिन उसका ध्यान नमक पर नहीं था। उसका ध्यान उस तारीख पर था जो 2 दिन बाद की थी। रात गहरी होने लगी। गोपाल सोने चला गया। कमला भी चटाई बिछाकर लेट गई, लेकिन रघु को नींद नहीं आ रही थी। वह करवट बदलता रहा, कभी बाहर की आवाज सुनता, कभी हवा की, कभी दूर से उल्लू की आवाज। उसकी आंखों के सामने बार बार वही हवेली आ रही थी, वही सफेद कुआं, वही लकड़ी का फर्श, और लाल कपड़े में बंधा कुछ। उसने खुद से कहा कि यह मेरा काम नहीं, मुझे इसमें नहीं पड़ना चाहिए। मैं मोची हूं, मेरा काम जूता जोड़ना है। हवेली में क्या है, मुझे क्या। लेकिन फिर उसके मन में दूसरी आवाज आई कि अगर यह चोरी का माल हुआ या कोई गलत चीज तो गांव के लिए खतरा हो सकता है, और अगर पुलिस वाले वापस आए और कागज मेरे पास मिला तो मैं फंस जाऊंगा। बेहतर है कि मैं खुद जाकर देख लूं, कागज सच है या झूठ। अगर कुछ नहीं तो कागज जला दूंगा और सब खत्म। वह सोचता रहा, और आखिर रात के तीसरे पहर, जब कमला की सांसें गहरी हो गईं, गोपाल भी सो गया, तब रघु धीरे से उठा। उसने अपने पैरों में चप्पल डाली, झोला उठाया और बाहर निकल गया। आकाश में चांद आधा था, उसकी रोशनी में रास्ता धुंधला दिख रहा था। गांव के कुत्ते कहीं दूर भौंक रहे थे और हवा में सरसों के फूलों की हल्की खुशबू थी। रघु ने खेतों के बीच वाली पगडंडी पकड़ी, जहां रात में चलना आसान नहीं था, लेकिन उसे रास्ता याद था। मिट्टी ठंडी थी, घास पर ओस थी, उसके पैरों में नमी लग रही थी। वह धीरे धीरे चलता रहा। बीच में उसने एक बार पीछे मुड़कर गांव की तरफ देखा। गांव की कुछ झोपड़ियों में लालटेन की हल्की रोशनी अभी भी दिख रही थी, बाकी सब अंधेरा। वह फिर आगे बढ़ गया। सफेद कुआं ज्यादा दूर नहीं था, लगभग आधा कोस। रास्ते में एक छोटा सा नाला आता था। रघु ने पत्थरों पर पैर रखकर उसे पार किया। फिर सामने कुएं की गोल दीवार दिखाई दी। सफेद चूना चांदनी में चमक रहा था। कुएं के आसपास झाड़ियां उगी थीं, और वहीं से थोड़ी दूरी पर हवेली का काला सा ढांचा दिख रहा था। हवेली को देखकर रघु के दिल की धड़कन तेज हो गई। दिन में भी वह जगह डरावनी लगती थी, रात में तो और भी। हवेली की छत का कुछ हिस्सा टूटा हुआ था, अंदर अंधेरा, और हवा के साथ दरवाजे का टूटा हुआ हिस्सा हल्का सा हिल रहा था, जिससे चरचराहट की आवाज आ रही थी। रघु ने झोले से कागज निकाला, चांदनी में पढ़ने की कोशिश की, फिर उसे वापस रख दिया। उसे याद था, तीसरा कमरा। लेकिन हवेली में कमरे गिनना आसान नहीं होगा। फिर भी उसने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया। उसने अपने हाथ में एक लकड़ी की छड़ी उठाई जो जमीन पर पड़ी थी, ताकि अगर सांप या कुछ हो तो बच सके। हवेली के पास पहुंचते ही उसे सड़ी हुई लकड़ी और नमी की गंध आई। दीवारों पर काई थी, जमीन पर सूखे पत्ते, और कुछ जगहों पर चमगादड़ लटके हुए। जैसे ही वह अंदर जाने लगा, एक चमगादड़ फड़फड़ाकर उड़ गया। रघु चौंक गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और अंदर कदम रख दिया। अंदर अंधेरा था, लेकिन चांदनी टूटे हुए छत के हिस्से से अंदर आ रही थी, जिससे कुछ हिस्सा दिख रहा था। सामने एक बड़ा सा हॉल था। दीवारों पर पुराने समय की पेंटिंग के निशान, फर्श पर धूल की मोटी परत, और कोने में टूटी हुई कुर्सी। रघु ने धीरे धीरे आगे बढ़कर देखा कि दाईं तरफ एक गलियारा है और बाईं तरफ भी एक रास्ता। उसने सोचा कि कमरे गिनने के लिए उसे किसी एक तरफ से शुरू करना होगा। उसने दाईं तरफ का रास्ता चुना। वहां एक छोटा कमरा आया जिसकी दीवारें टूटी थीं। उसमें कुछ नहीं था।
उसने उसे पहला कमरा मान लिया, फिर आगे बढ़ा। दूसरा कमरा थोड़ा बड़ा था। उसमें एक पुरानी अलमारी पड़ी थी। दरवाजा आधा खुला, अंदर खाली। उसने वहां भी देखा, कुछ नहीं। फिर आगे तीसरा कमरा आया। तीसरे कमरे के दरवाजे पर लकड़ी का एक टुकड़ा गिरा हुआ था। रघु ने उसे हटाया और अंदर गया। इस कमरे में फर्श लकड़ी का था, बाकी जगह मिट्टी और पत्थर, लेकिन बीच का हिस्सा लकड़ी से ढका था और लकड़ी के तख्ते पुराने होकर काले पड़ गए थे। रघु की सांस रुक गई, क्योंकि कागज में यही लिखा था। उसने झुककर लकड़ी को थपथपाया। आवाज खोखली लगी, जैसे नीचे जगह खाली हो। उसका दिल और तेज धड़कने लगा। उसने छड़ी से एक तख्ते को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। उसने दोनों हाथ लगाए, धीरे धीरे जोर लगाया। लकड़ी चरचराई और अचानक तख्ता थोड़ा सा ऊपर उठा। उसी पल बाहर से घोड़े की टापों की हल्की आवाज आई। बहुत दूर नहीं, लेकिन इतनी साफ कि रघु का शरीर जम गया। उसने तुरंत तख्ता छोड़ दिया, कान लगाकर सुना। आवाज फिर आई, जैसे कोई हवेली की तरफ आ रहा हो। रघु ने सांस रोक ली और कमरे के अंधेरे कोने में जाकर खड़ा हो गया। उसका हाथ छड़ी पर कस गया और उसकी आंखें दरवाजे की तरफ टिक गईं। बाहर टापों की आवाज अब और पास आती जा रही थी। साथ में किसी आदमी की धीमी बातचीत भी सुनाई देने लगी। रघु ने समझने की कोशिश की, लेकिन शब्द साफ नहीं थे। बस इतना लग रहा था कि दो लोग हैं और वे धीरे धीरे हवेली के अंदर घुस रहे हैं। रघु का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी धड़कन की आवाज भी बाहर तक चली जाएगी। दरवाजे के पास किसी ने पैर रखा। लकड़ी के टूटे हिस्से पर दबाव पड़ा और चरचराहट हुई। फिर एक परछाई कमरे के बाहर से गुजरी। रघु ने अपनी सांस रोक ली। वह कोने में ऐसे खड़ा था जैसे दीवार का हिस्सा बन गया हो, लेकिन उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। तभी एक आदमी की आवाज आई, भारी और रूखी। उसने कहा कि यही है तीसरा कमरा, जल्दी देखो। दूसरा आदमी बोला कि सावधानी से, कहीं कोई गांव वाला देख न ले। पहले आदमी ने हंसकर कहा कि इस वक्त कौन आएगा, सब सो रहे होंगे। रघु के दिमाग में बिजली सी कौंधी। यह वही कागज वाली बात है। यह लोग भी उसी चीज के पीछे आए हैं, और शायद यह लोग घुड़सवार नहीं हैं, यह कोई और हैं, क्योंकि इनकी बोली गांव जैसी नहीं थी और आवाज में अजीब सी कठोरता थी। दोनों आदमी कमरे में घुस आए। चांदनी में उनकी शक्ल थोड़ी दिखाई दी। एक आदमी लंबा था, सिर पर कपड़ा बांधा हुआ और कमर में कुछ चमकदार चीज, शायद चाकू। दूसरा आदमी थोड़ा मोटा था, उसकी दाढ़ी बिखरी हुई और हाथ में लालटेन थी। लालटेन की रोशनी जैसे ही कमरे में फैली, रघु का चेहरा छाया में था, लेकिन फिर भी डर था कि कहीं रोशनी उसके ऊपर न पड़ जाए। लंबे आदमी ने लकड़ी के फर्श को देखा। उसने छड़ी जैसी चीज से तख्तों पर जोर से मारा। आवाज खोखली आई। वह बोला कि यही है, शेखर ने ठीक लिखा था। मोटा आदमी बोला कि लेकिन शेखर खुद कहाँ गया। लंबा आदमी गुस्से से बोला कि भाग गया होगा या पुलिस ने पकड़ लिया होगा, लेकिन माल यहीं होगा, और माल मिल गया तो शेखर की जरूरत नहीं। रघु ने यह सुना तो उसका पेट ठंडा हो गया। मतलब शेखर अकेला नहीं था, उसके पीछे और लोग थे, और ये लोग चोरी का माल निकालने आए हैं। रघु को अब यह समझ आ गया कि अगर वह पकड़ा गया तो उसे मार भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई गवाह नहीं चाहिए। दोनों ने तख्ते उठाने की कोशिश शुरू कर दी। लंबा आदमी हथौड़ी जैसी चीज से लकड़ी पर वार करने लगा। मोटा आदमी लालटेन पकड़े खड़ा रहा और कभी कभी आसपास देखता। रघु ने देखा कि उनके साथ बाहर घोड़े की आवाज भी थी, मतलब घोड़ा भी बाहर कहीं बंधा है, या ये लोग तैयार होकर आए हैं। लकड़ी टूटने लगी,
एक तख्ता उखड़ गया। नीचे मिट्टी और पत्थर की परत थी। लंबा आदमी झुककर हाथ डालने लगा। मोटा आदमी बोला कि जल्दी करो, हवा ठंडी है और मुझे यह जगह पसंद नहीं। लंबा आदमी हंसा और बोला कि डरता है क्या? हवेली से डरता है। मोटा आदमी बोला कि डर नहीं, बस जल्दी जल्दी निकलना है। रघु को लगा कि अब वह यहाँ ज्यादा देर नहीं छिप सकता। अगर यह लोग पूरी तरह खोद लेंगे तो हो सकता है नीचे कुछ बड़ा संदूक हो, और जब वे उसे निकालेंगे तो उन्हें कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हो सकता है। रघु ने चुपचाप पीछे की तरफ देखा। कमरे के कोने में एक टूटी हुई खिड़की थी जिसके बाहर झाड़ियां थीं। अगर वह धीरे से निकल जाए तो शायद बच सकता है। उसने धीरे से पैर उठाया, पत्तों और धूल पर कदम रखा। आवाज न हो इसलिए उसने एड़ी पहले नहीं रखी, बस पंजे से चलने लगा। वह धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा, तभी उसके पैर के नीचे एक सूखा तख्ता पड़ा था। जैसे ही उसने उस पर वजन डाला, तख्ता चटक गया। हल्की सी आवाज हुई, लेकिन कमरे की खामोशी में वह आवाज बहुत बड़ी लग रही थी। दोनों आदमी एकदम रुक गए। लंबा आदमी सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखें चौकन्नी हो गईं। उसने लालटेन की रोशनी उधर घुमाने को कहा। मोटा आदमी ने लालटेन उठाई और रोशनी को कमरे के कोने की तरफ घुमाया। रघु वहीं जम गया। उसकी सांस बंद हो गई। लालटेन की रोशनी धीरे धीरे उसके करीब आती गई, और फिर एक पल में रघु का चेहरा चमक गया। मोटा आदमी चिल्लाया, अरे कौन है? लंबा आदमी ने तुरंत कमर से चाकू निकाला। रघु को समझ नहीं आया क्या करे। वह पलटकर भागा, लेकिन दरवाजे की तरफ जाना खतरा था, क्योंकि वे वहीं थे। उसने खिड़की की तरफ छलांग लगाई। झाड़ियां कांटेदार थीं, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसने अपना शरीर खिड़की से बाहर धकेल दिया। कांटे उसके हाथ और चेहरे पर चुभे। कपड़ा फट गया, लेकिन वह बाहर गिर गया। पीछे से दोनों की गाली और कदमों की आवाज आई। लंबा आदमी चिल्लाया कि पकड़ो इसे, यह गांव वाला है, इसे छोड़ना नहीं। रघु जमीन पर गिरकर तुरंत उठ खड़ा हुआ और अंधेरे में दौड़ने लगा। हवेली के पीछे झाड़ियां थीं, मिट्टी में गड्ढे थे। वह लड़खड़ाया, लेकिन फिर भी भागता रहा। उसके पीछे लालटेन की रोशनी हिलती हुई दिखाई दे रही थी। वह खेतों की तरफ भागा, क्योंकि उसे रास्ता पता था, लेकिन खेतों में पानी की नालियां थीं। वह एक नाली पार कर गया। उसके पैर कीचड़ में धंस गए। चप्पल निकल गई, लेकिन उसने रुके बिना दौड़ना जारी रखा। पीछे से घोड़े की हिनहिनाहट भी सुनाई दी। शायद वे लोग घोड़ा लेकर उसके पीछे आने की सोच रहे थे। रघु ने अचानक दिशा बदली। उसने सोचा कि अगर वह सीधा गांव जाएगा तो यह लोग गांव तक पहुंच सकते हैं और गांव वालों को खतरा हो सकता है। उसने खेतों के बीच से घूमकर उस तरफ दौड़ लगाई जहां झाड़ियों का एक बड़ा झुंड था। वहां से एक पुराना कुआं था। अगर वह वहां छिप जाए तो बच सकता है। वह दौड़ते दौड़ते सांस फूल गया। उसका सीना जल रहा था, लेकिन डर ने उसे आगे धकेल रखा था। अचानक पीछे से आवाज आई, रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। रघु को समझ नहीं आया गोली, मतलब उनके पास बंदूक भी है। वह और तेज भागा, और तभी उसके कान के पास से कुछ सीटी जैसी आवाज निकली। मिट्टी में आगे जाकर कुछ लगा, जैसे गोली चली हो। रघु का शरीर कांप गया। यह कोई खेल नहीं, यह जान का मामला है। वह झाड़ियों के पास पहुंचा और अंदर घुस गया। कांटे फिर चुभे, लेकिन वह अंदर घुसकर जमीन पर लेट गया। उसने अपने ऊपर पत्ते और घास खींच ली। उसकी सांस तेज चल रही थी। वह कोशिश कर रहा था कि सांस धीमी हो जाए, नहीं तो आवाज दबाया
पकड़ा जाएगा। कुछ ही देर में दोनों आदमी वहां पहुंचे। वे लालटेन लेकर इधर उधर देखने लगे। लंबा आदमी बोला कि यहीं कहीं छिपा होगा, यह गांव वाला ज्यादा दूर नहीं जा सकता। मोटा आदमी बोला कि अंधेरे में ढूंढना मुश्किल है, चलो वापस, पहले माल निकालते हैं, फिर गांव में पता करेंगे। लंबा आदमी ने गुस्से में कहा कि अगर यह गांव वाला बोल गया तो मुसीबत हो जाएगी। मोटा आदमी बोला कि गांव वाले डरपोक होते हैं, यह खुद ही चुप रहेगा, लेकिन फिर भी सतर्क रहना होगा। वे कुछ देर झाड़ियों के आसपास घूमते रहे। लालटेन की रोशनी पत्तों के बीच से छनकर रघु के चेहरे पर पड़ती रही। रघु ने आंखें बंद कर लीं। उसने खुद को बिल्कुल स्थिर रखा। उसके माथे से पसीना बह रहा था और उसकी उंगलियां मिट्टी में धंसी हुई थीं। आखिरकार वे लोग लौट गए। उनके कदमों की आवाज दूर होती गई और फिर हवेली की तरफ चली गई। रघु ने तब भी कुछ देर इंतजार किया, क्योंकि उसे भरोसा नहीं था। फिर जब सब शांत हो गया, उसने धीरे से सिर उठाया। दूर हवेली की तरफ लालटेन की हल्की रोशनी अब भी दिख रही थी। रघु समझ गया कि ये लोग उस चीज को निकाल रहे हैं जो फर्श के नीचे है। अगर वे उसे निकाल कर चले गए तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन साथ ही अगर वे उसे निकालकर गांव के पास से गुजरेंगे तो गांव खतरे में पड़ सकता है, और अगर वे उसे ढूंढने आए तो वह और भी खतरे में होगा। रघु का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसे पुलिस की बात याद आई। घुड़सवारों ने शेखर को पकड़ने की कोशिश की थी। मतलब पुलिस या सरकारी आदमी भी इस मामले में हैं, लेकिन ये लोग अलग हैं। शायद वही चोरी करने वाले, और शेखर शायद बीच का आदमी, या वह खुद भी फंसा हुआ। रघु ने फैसला किया कि वह गांव नहीं जाएगा अभी, वह सीधे चौकी जाएगा। गांव से 2 कोस दूर एक छोटी पुलिस चौकी थी, जहां एक सिपाही रहता था और कभी-कभी एक दरोगा आता। अगर वह वहां जाकर बता दे कि हवेली में 2 आदमी चोरी का माल निकाल रहे हैं, तो शायद पुलिस उन्हें पकड़ ले और रघु भी बच जाएगा। लेकिन चौकी तक जाना रात में आसान नहीं। रास्ते में जंगल का छोटा हिस्सा पड़ता था और नदी के पास से गुजरना पड़ता था। फिर भी उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी फटी हुई कमीज को ठीक किया, चेहरे से खून पोंछा और धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर निकला। उसने चारों तरफ देखा। अंधेरा था, लेकिन चांद अब बादल के पीछे चला गया था, जिससे और भी अंधेरा हो गया। उसने खेतों के बीच की पगडंडी पकड़ी जो चौकी की तरफ जाती थी। चलते चलते उसका पैर दर्द कर रहा था, क्योंकि चप्पल वहीं छूट गई थी, लेकिन वह रुका नहीं। रास्ते में उसे दूर से एक उल्लू की आवाज सुनाई दी। फिर कुछ झाड़ियों में हलचल हुई, शायद कोई जानवर। रघु का दिल फिर से तेज हो गया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि डर से कुछ नहीं होगा। उसे बस चलना है और चौकी पहुंचना है। कुछ दूर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की तरफ अब लालटेन की रोशनी नहीं दिख रही थी। शायद वे लोग काम खत्म कर चुके थे, या उन्होंने रोशनी बुझा दी। रघु के मन में डर आया कि कहीं वे लोग उसके पीछे न आ जाएं। उसने कदम तेज कर दिए। जब वह नदी के पास पहुंचा तो पानी की आवाज सुनाई दी। नदी छोटी थी, लेकिन रात में उसका बहाव तेज लगता। वहां एक पुराना लकड़ी का पुल था। पुल की लकड़ियां सड़ी हुई थीं, लेकिन यही रास्ता था। रघु ने पुल पर कदम रखा। लकड़ी चरचराई, नीचे पानी की काली लहरें दिखीं। उसने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए। पुल के बीच में पहुंचते ही उसे पीछे से फिर घोड़े की टाप सुनाई दी, इस बार बहुत पास। रघु का खून जम गया। उसने पीछे देखा तो अंधेरे में एक परछाई आ रही थी और साथ में किसी की फुसफुसाहट। रघु समझ गया, वे लोग उसे ढूंढते हुए निकल पड़े हैं और अब वे उसके पीछे हैं। रघु ने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया। पुल के आखिरी सिरे पर पहुंचकर वह कूदकर नीचे की मिट्टी पर उतर गया।
और पगडंडी पर भागने लगा। पीछे से आवाज आई, वही है, पकड़ो। लंबा आदमी शायद घोड़े पर था और घोड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा था। रघु की सांस टूट रही थी, लेकिन चौकी अब दूर नहीं थी, बस थोड़ी सी दूरी। उसने देखा कि आगे एक छोटा सा मिट्टी का घर दिख रहा है। उसके बाहर एक खंभे पर लालटेन जल रही थी। यही चौकी है। रघु ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में अटक गई। फिर उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, अरे सिपाही जी, बचाओ। उसी वक्त चौकी के अंदर से एक आदमी बाहर निकला, हाथ में बंदूक। वह चौंक गया। उसने रघु को भागते देखा और पीछे से घोड़े की आवाज सुनी। सिपाही ने ऊंची आवाज में पूछा, कौन है? रघु ने दौड़ते दौड़ते कहा, हवेली में चोरी हो रही है, 2 आदमी मारने दौड़ रहे हैं। सिपाही ने तुरंत बंदूक तान दी और अगले ही पल उसने हवा में गोली चला दी। धमाके की आवाज गूंजी। घोड़े की टाप रुक गई। अंधेरे में परछाई एकदम थम गई। सिपाही ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, वरना दूसरी गोली सीधी लगेगी। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर झाड़ियों के पीछे से कोई हंसी जैसी आवाज आई और फिर अचानक घोड़े की टाप उलटी दिशा में भागने लगी। मतलब वे लोग पीछे हट गए। रघु जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांस फूल चुकी थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सिपाही उसके पास आया। उसने उसे उठाकर चौकी के अंदर ले गया और पूछा, क्या हुआ, पूरा बताओ। रघु ने हाँफते हुए कहा कि सफेद कुएं के पीछे वाली हवेली में 2 आदमी हैं। वे लकड़ी के फर्श के नीचे से कुछ निकाल रहे थे। मैंने देखा तो उन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश की और अब वे मुझे मारने आए थे। सिपाही ने आंखें सिकोड़कर कहा, हवेली? वहां तो सालों से कोई नहीं गया। तुम वहां क्या कर रहे थे? रघु एक पल चुप हुआ। फिर उसने झोले से वह कागज निकाल कर दे दिया और कहा, यह जूते से निकला था, शहर वाले आदमी का। सिपाही ने कागज लिया। उसने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। फिर भी उसने कुछ शब्द समझे। उसने कहा, यह तो किसी छिपे माल की बात है। सिपाही ने तुरंत अंदर जाकर एक मोटा सा डंडा उठाया और एक और सिपाही को जगाया जो सो रहा था। वह बोला, जल्दी चलो, हवेली की तरफ, अभी, वरना वे लोग माल लेकर भाग जाएंगे। रघु ने डरते हुए कहा, वे लोग हथियार वाले हैं, बंदूक भी है। सिपाही ने कहा, मेरे पास भी बंदूक है और चौकी का हुक्म है। हम नहीं जाएंगे तो कल हमें जवाब देना पड़ेगा। दोनों सिपाही तैयार हुए। एक ने लालटेन उठाई, एक ने बंदूक, और रघु को भी साथ चलने को कहा। रघु का शरीर थका हुआ था, लेकिन वह जानता था कि अब पीछे हटने का समय नहीं। अगर वह अब भी नहीं गया तो कल वे लोग गांव में उसे ढूंढेंगे। उसने हिम्मत करके कहा, चलिए, मैं रास्ता दिखा दूंगा। तीनों अंधेरे में चल पड़े और रघु के मन में बस एक ही बात घूम रही थी कि अब जो होगा वह उसके शांत जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। तीनों तेजी से चल रहे थे। आगे सिपाही की लालटेन की रोशनी मिट्टी के रास्ते पर कांपती हुई पड़ रही थी। पीछे दूसरा सिपाही बंदूक संभाले चल रहा था और बीच में रघु था, जिसके पैर में चप्पल नहीं थी। कांटे चुभे थे, खरोंचों में जलन हो रही थी, लेकिन वह दर्द अब उसके लिए छोटा था। असली दर्द उसके अंदर का डर था, और उससे भी बड़ा डर यह था कि कमला और गोपाल अभी घर में सो रहे होंगे। और अगर यह लोग गांव तक पहुंच गए तो सिपाही ने चलते चलते पूछा कि उस आदमी का नाम क्या था जिसके जूते से कागज निकला। रघु ने कहा, शेखर, शहर से आया था। सिपाही ने कहा, शेखर? हाँ, हमारे पास भी खबर थी
कि एक शेखर नाम का आदमी माल लेकर भागा है। शहर में बड़ी चोरी हुई है। कुछ सरकारी कागज और सोने के सिक्के गायब हुए हैं। दरोगा साहब ने कहा था कि अगर वह इस इलाके में दिखे तो पकड़ना। रघु ने कांपती आवाज में कहा, तो वह चोर था? सिपाही ने कहा, अभी कुछ पक्का नहीं, लेकिन जिस तरह वह भागा और यह कागज, सब मिलाकर बात साफ लग रही है। रघु ने कहा, लेकिन उसे पकड़ने जो घुड़सवार आए थे वे कौन थे? सिपाही ने कहा, शायद शहर के लोग या जमींदार के आदमी। कई बार ऐसे मामलों में अलग अलग लोग लग जाते हैं। असली बात तो माल मिलने के बाद खुलेगी। और यह सुनकर रघु को और भी घबराहट हुई, क्योंकि उसे लगा कि यह मामला उसके सोचे से बड़ा है। वे लोग नदी पार कर चुके थे। अब खेतों के बीच से वही रास्ता हवेली की तरफ जाता था। हवा ठंडी थी और दूर से हवेली का काला ढांचा फिर दिखाई देने लगा। चांद फिर से बादलों से निकल आया था। उसकी रोशनी में सफेद कुआं चमक रहा था और उसके पीछे हवेली और भी डरावनी लग रही थी। जैसे कोई पुरानी कब्रगाह। सिपाही ने रघु को इशारा किया कि धीरे चलो, आवाज मत करो, और फिर उसने लालटेन की रोशनी थोड़ा ढक दी ताकि दूर से दिखाई न दे। वे तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े, झाड़ियों के पास पहुंचे और हवेली के टूटे दरवाजे के सामने रुक गए। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, बस हवा की सीटी और कभी कभी लकड़ी के हिलने की चरचराहट। दूसरे सिपाही ने फुसफुसाकर कहा, कहीं वे लोग भाग तो नहीं गए? पहले सिपाही ने कहा, हो सकता है, लेकिन हम देखेंगे। रघु ने डरते हुए कहा, वे लोग तीसरे कमरे में थे, दाईं तरफ। सिपाही ने सिर हिलाया और कहा, तुम पीछे रहो, अगर कुछ हुआ तो भागकर चौकी की तरफ जाना। रघु ने कहा, जी, लेकिन उसका मन कह रहा था कि अगर वह पीछे रह गया तो ये लोग अंदर फंस सकते हैं। फिर भी उसने खुद को रोक लिया। दोनों सिपाही हवेली में घुसे। लालटेन की रोशनी अंदर फैल गई। धूल के कण चमकने लगे। रघु दरवाजे के पास खड़ा रहा। उसने बाहर से अंदर झांकने की कोशिश की और उसके कान आवाज पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर अंदर से धीमी आवाज आई। सिपाही ने कहा, यहीं से, दाईं तरफ। और फिर उनके कदमों की आवाज गलियारे में चली गई। रघु का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह सोच रहा था कि अगर वे लोग अंदर हैं और छिपे बैठे हैं तो गोली चल सकती है, और अगर गोली चली तो कौन बचेगा। उसने खुद को नीम के नीचे बैठे शांत दिन याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन उस याद में भी अब डर घुस चुका था। कुछ देर बाद अंदर से अचानक आवाज आई, जैसे किसी ने लकड़ी पर पैर रखा हो। फिर एक तेज गाली की आवाज, फिर एक आदमी की घबराई हुई चीख, और उसी पल एक गोली चली। धमाके की आवाज हवेली की दीवारों से टकराकर बाहर तक गूंजी। रघु का शरीर कांप गया। उसके कान सुन्न हो गए। उसने तुरंत दरवाजे के अंदर झांक कर देखा, लेकिन अंदर धुआं और धूल थी। दूसरी गोली चली, फिर एक और फिर भारी कदमों की दौड़। रघु को समझ नहीं आया कि कौन किस पर गोली चला रहा है। तभी एक सिपाही पीछे की तरफ भागता हुआ दिखाई दिया, वही जो लालटेन लेकर गया था। उसके हाथ से लालटेन गिर गई। लालटेन टूट गई और आग की लौ धूल में फैलकर बुझ गई। अंधेरा और भी घना हो गया। वह सिपाही चिल्लाया, बाहर निकलो, बाहर निकलो। वे लोग अंदर छिपे थे। रघु ने देखा कि दूसरा सिपाही अभी अंदर ही था। उसकी आवाज नहीं आ रही थी। पहला सिपाही दरवाजे की तरफ भागा और बाहर निकल आया। उसके कंधे पर खून था। गोली शायद छू गई थी। उसने रघु को देखा और चिल्लाया, भागो। लेकिन रघु का पैर जैसे जमीन में गड़ गया। उसने कहा, दूसरा सिपाही, वह अंदर है।
सिपाही ने दांत पीसकर कहा, मर जाएगा अगर रुके तो। वे लोग बंदूक वाले हैं। उसी वक्त अंदर से एक आदमी की आवाज आई, पकड़ो इन्हें, कोई बचना नहीं चाहिए। और फिर अंदर से दो परछाइयां दौड़ती हुई बाहर की तरफ आईं। चांदनी में उनकी शक्ल दिखी, वही लंबा आदमी और मोटा आदमी। उनके हाथ में बंदूक थी। लंबा आदमी ने तुरंत बाहर निकलते ही गोली तान दी। सिपाही ने भी अपनी बंदूक उठाई, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था क्योंकि कंधे से खून बह रहा था। गोली चली। इस बार सिपाही की गोली हवा में चली गई। लंबा आदमी हंसा और बोला, अरे चौकी वाला, तुम यहां क्या कर रहे हो? मोटा आदमी ने कहा, मार दो। और फिर उसने सीधे निशाना लगाया। रघु को लगा कि अब सब खत्म, लेकिन तभी अंदर से तीसरा आदमी निकल आया जो अभी तक दिखाई नहीं दिया था। वह जवान था, चेहरे पर दाढ़ी कम, आंखें तेज, और उसके हाथ में एक भारी थैला था, जैसे कोई बोझ उठाया हो। जवान आदमी ने कहा, जल्दी चलो, माल मिल गया, देर मत करो। लंबा आदमी ने कहा, पहले इन्हें खत्म करते हैं। जवान आदमी ने गुस्से में कहा, अभी नहीं, पुलिस का शोर होगा तो सब फंस जाएंगे, चलो यहां से। मोटा आदमी ने भी कहा, हाँ, ये गांव वाला तो डर के मारे चुप रहेगा। लंबा आदमी ने रघु की तरफ देखा। उसकी आंखों में क्रूरता थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और रघु ने पीछे हटकर झाड़ियों की तरफ कदम रखा। तभी घायल सिपाही ने अचानक अपनी बंदूक से एक और गोली चलाई। गोली सीधे लंबा आदमी के पैर के पास जमीन में लगी। मिट्टी उछली। लंबा आदमी चौंक गया। उसने गाली दी और फिर तीनों बदमाश तेजी से हवेली के पीछे की तरफ भागने लगे। घायल सिपाही ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, लेकिन वे नहीं रुके। उनके कदम तेज थे और कुछ ही सेकंड में वे अंधेरे में गायब हो गए। घायल सिपाही ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन उसका कंधा दर्द से झटका खा गया। वह गिरते गिरते बचा। रघु ने उसे पकड़ लिया और कहा, आप ठीक हैं? सिपाही ने हाँफते हुए कहा, अंदर वाला सिपाही? वह अभी अंदर है। रघु का दिल बैठ गया। उसने कहा, हमें उसे निकालना होगा। घायल सिपाही ने कहा, तुम अंदर मत जाना, वे लोग वापस आ सकते हैं। लेकिन रघु को लगा कि अगर वह नहीं गया तो वह सिपाही मर जाएगा और उसकी मौत का बोझ हमेशा उसके सिर पर रहेगा। उसने छड़ी उठाई और कहा, मैं देखता हूं, आप बाहर रहिए। घायल सिपाही ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं, लेकिन रघु ने धीरे से हाथ छुड़ाया और अंधेरे में हवेली के अंदर घुस गया। अंदर घुप अंधेरा था। लालटेन टूट चुकी थी। बस चांदनी का हल्का सा उजाला टूटे छत से अंदर आ रहा था। रघु ने दीवार पकड़कर रास्ता बनाया। उसके कदम धीमे थे। हर कदम पर धूल उड़ रही थी। उसे दूर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वह उसी आवाज की तरफ बढ़ा। गलियारा पार किया। पहला कमरा, दूसरा कमरा और फिर तीसरा कमरा। तीसरे कमरे में पहुंचते ही उसे लकड़ी के फर्श के तख्ते टूटे हुए दिखे और बीच में एक बड़ा सा गड्ढा, जैसे किसी ने जल्दी जल्दी खोद दिया हो। और वहीं पास में दूसरा सिपाही पड़ा था। उसकी टांग पर खून था। वह कराह रहा था। रघु ने तुरंत उसके पास जाकर कहा, सिपाही जी, उठिए, बाहर चलिए। सिपाही ने कमजोर आवाज में कहा, वे भाग गए क्या? रघु ने कहा, हाँ, लेकिन जल्दी चलिए, कहीं वापस ना आ जाए। रघु ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन सिपाही भारी था और रघु खुद भी थका हुआ। फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। सिपाही का हाथ अपने कंधे पर रखा
और धीरे धीरे उसे घसीटते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगा। रास्ते में सिपाही दर्द से कराहता और रघु बार बार रुककर सांस लेता। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह रुका नहीं। जब वे बाहर पहुंचे तो घायल सिपाही ने उन्हें देखा और तुरंत आगे बढ़ा। उसने कहा, जल्दी चौकी चलो, यहां रुकना ठीक नहीं। रघु ने कहा, लेकिन वे लोग माल लेकर भाग गए, अब क्या होगा? घायल सिपाही ने दांत पीसकर कहा, दरोगा साहब को खबर करनी होगी, ये लोग बड़े गिरोह वाले हैं। रघु ने देखा कि हवेली के पीछे की तरफ जमीन पर घोड़े के पैरों के निशान थे और कुछ जगहों पर थैला घसीटने के निशान, मतलब वे लोग भारी चीज लेकर भागे हैं। उसके मन में आया कि वह थैला शायद वही लाल कपड़े वाला सामान था जो कागज में लिखा था। दोनों सिपाही मुश्किल से चल पा रहे थे, एक के कंधे में चोट, दूसरे की टांग में गोली। रघु ने दोनों को संभालकर धीरे धीरे चौकी की तरफ ले जाना शुरू किया। रास्ते में बार बार वे रुकते, सांस लेते और फिर आगे बढ़ते। रात अब और गहरी हो गई थी, ठंड बढ़ गई थी और हवा में मिट्टी की गंध। चौकी पहुंचते पहुंचते लगभग भोर होने लगी थी। आसमान हल्का नीला होने लगा था, पक्षियों की आवाज आने लगी थी और दूर से गांव की तरफ धुएं की हल्की लकीर दिख रही थी, जैसे चूल्हे जलने लगे हों। चौकी पहुंचकर घायल सिपाही ने दरवाजा बंद किया और अंदर से कुंडी लगा दी। फिर उसने रघु को पानी लाने को कहा। रघु ने घड़े से पानी निकाला और दोनों को दिया। दूसरा सिपाही दर्द से कराह रहा था, उसके चेहरे पर पसीना था। उसने कहा, वे लोग कौन थे? मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। घायल सिपाही ने कहा, ये वही लोग हैं जो शहर में चोरी करते हैं। इनका सरगना शायद भैरव है, मैंने नाम सुना है, और कागज में भी वही नाम था। रघु ने यह सुनकर कहा, हाँ, उसमें भैरव लिखा था। घायल सिपाही ने तुरंत एक कागज निकाला और कुछ लिखने लगा। वह रिपोर्ट जैसी थी। उसने रघु से कहा, तुम यहां बैठो, दरोगा साहब को खबर भेजनी होगी। मैं अभी एक आदमी को भेजता हूं। उसने चौकी के पीछे वाले दरवाजे से एक लड़के को बुलाया जो चौकी के पास रहता था। उसने कहा, शहर जाओ, दरोगा साहब को बोलो कि हवेली में मुठभेड़ हुई, बदमाश माल लेकर भाग गए और 2 सिपाही घायल हैं। लड़का डर गया, लेकिन सिपाही ने उसे धमकाकर भेज दिया। लड़का दौड़ता हुआ निकल गया। रघु चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों के सामने सारी रात घूम रही थी गोली, बदमाश, हवेली और अब यह चौकी। उसे लग रहा था कि वह किसी दूसरे संसार में आ गया है, लेकिन उसके मन में सबसे बड़ा डर अब भी वही था। गांव, कमला और गोपाल। क्योंकि अगर बदमाशों को पता चल गया कि उन्हें पकड़वाने वाला गांव का मोची है, तो वे बदला लेने आ सकते हैं, और गांव में कौन उसे बचाएगा? कुछ देर बाद घायल सिपाही ने रघु से पूछा, तुमने गांव में किसी को बताया था क्या? रघु ने कहा, नहीं, सिर्फ मेरी पत्नी को थोड़ा सा बताया था और मेरा बेटा, लेकिन मैंने कहा था चुप रहना। सिपाही ने गंभीर होकर कहा, अब तुम्हें सावधान रहना होगा। ये लोग वापस आ सकते हैं और वे गांव में छिपकर भी रह सकते हैं। रघु ने कहा, तो मैं क्या करूं? सिपाही ने कहा, अभी घर मत जाओ, जब तक दरोगा साहब नहीं आते तुम यहीं रहो। रघु ने कहा, लेकिन मेरी पत्नी परेशान होगी, मेरा बेटा स्कूल जाएगा। सिपाही ने कहा, मैं एक आदमी भेज दूंगा तुम्हारे घर खबर देने के लिए कि तुम चौकी में हो, लेकिन सच मत बताना, बस कहना कि कुछ जरूरी काम है। रघु ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके अंदर बेचैनी बनी रही, क्योंकि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं डर रहा था, वह अपने परिवार के लिए डर रहा था। उसने सोचा कि अगर गोपाल ने कहीं किसी दोस्त को कागज वाली बात बता दी हो तो, या कमला ने किसी पड़ोसन से कह दिया हो तो,
फिर गांव में बात फैल जाएगी और बदमाशों के कान तक पहुंच सकती है। सुबह पूरी तरह हो गई। सूरज निकल आया। चौकी के बाहर रोशनी फैल गई, लेकिन चौकी के अंदर माहौल भारी था। दोनों सिपाही दर्द में थे और रघु चुपचाप एक कोने में बैठा था। तभी बाहर से घोड़े की टाप की आवाज आई। इस बार अलग, मजबूत और अनुशासित। फिर किसी ने चौकी के दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। घायल सिपाही ने तुरंत बंदूक उठाई और आवाज लगाई। कौन? बाहर से आवाज आई, दरोगा, दरवाजा खोलो। घायल सिपाही ने राहत की सांस ली। उसने कुंडी खोली और दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक सख्त चेहरा वाला आदमी खड़ा था। उम्र 50 के करीब, मूंछें मोटी, आंखें तेज, सिर पर टोपी। उसके साथ 2 और सिपाही थे और पीछे एक घोड़ा। दरोगा अंदर आया। उसने दोनों घायल सिपाहियों को देखा, फिर रघु की तरफ देखा और भारी आवाज में पूछा, यही है वह मोची जिसने खबर दी? घायल सिपाही ने कहा, जी हुजूर, इसी ने कागज भी दिया। दरोगा ने रघु को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहा, पूरी बात शुरू से बताओ। एक भी झूठ बोला तो यहीं अंदर बंद कर दूंगा। रघु का गला सूख गया। उसने कांपती आवाज में सारी बात बतानी शुरू की। कैसे शेखर आया, कैसे घुड़सवार आए, कैसे कागज मिला, कैसे वह हवेली गया और कैसे बदमाशों ने उसे पकड़ने की कोशिश की। दरोगा ध्यान से सुनता रहा। बीच में उसने कई बार सवाल पूछे, जैसे बदमाशों के चेहरे कैसे थे, उनके कपड़े कैसे थे, कौन सा हथियार था और वह थैला कैसा था। रघु ने जितना याद था उतना बताया। दरोगा ने फिर कहा, तुमने अच्छा किया कि चौकी आए, नहीं तो ये लोग गांव में बड़ी वारदात कर सकते थे। फिर दरोगा ने अपने साथ आए सिपाहियों को आदेश दिया कि तुरंत हवेली चलो। वहां जो भी निशान हैं, सब देखो और आसपास के रास्तों पर नाके लगाओ। ये लोग भारी माल लेकर भागे हैं, ज्यादा दूर नहीं जा सकते। उसने घायल सिपाहियों को भी देखा और कहा, इनका इलाज करवाओ। और फिर उसने रघु की तरफ देखा। दरोगा ने कहा, तुम अब मेरे साथ चलोगे? रघु ने डरते हुए कहा, मैं? क्यों हुजूर? दरोगा ने कहा, क्योंकि तुमने उन्हें देखा है और तुम रास्ता जानते हो। अगर वे पकड़े गए तो तुम्हारी गवाही जरूरी होगी, और अगर वे नहीं पकड़े गए तो तुम्हें बचाना भी जरूरी है, क्योंकि अब तुम उनके लिए दुश्मन हो। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, लेकिन मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा बेटा। दरोगा ने कहा, एक सिपाही तुम्हारे घर जाएगा और उन्हें बताएगा कि तुम कुछ दिन के लिए हमारे साथ हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर तुम अकेले गांव में गए तो वे तुम्हें मार देंगे। रघु के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस सिर हिला दिया और उसी पल उसे लगा कि वह अपने छोटे से नीम के नीचे वाले संसार से बहुत दूर निकल चुका है। अब उसका रास्ता पुलिस के साथ जुड़ गया है। और आगे क्या होगा ये उसे खुद भी नहीं पता था। दरोगा ने बिना देर किए बाहर निकलकर घोड़े पर बैठने का इशारा किया, लेकिन रघु ने कहा, हुजूर, मैं घोड़े पर नहीं बैठ पाऊंगा। दरोगा ने उसे एक सिपाही के साथ पैदल चलने को कहा और बाकी लोग घोड़े पर आगे बढ़ गए। रघु की हालत ऐसी थी कि उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन मजबूरी थी। उसने झोला कंधे पर डाला जिसमें अब भी शेखर का जूता पड़ा था और उसके साथ चल पड़ा। वे लोग पहले हवेली की तरफ गए। रास्ते में दरोगा ने गांव की तरफ एक सिपाही भेज दिया कि मोची के घर खबर दे दे और घर पर नजर भी रखे। रघु ने यह सुनकर थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन फिर भी उसके मन में डर था कि अगर बदमाशों का कोई आदमी गांव में पहले से हो तो, और अगर वो कमला या गोपाल को डरा दे तो। हवेली के पास पहुंचते ही दरोगा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसने जमीन पर पड़े पैरों के निशान देखे, घोड़े के निशान, और जहां लकड़ी टूटी थी वहां जाकर उसने तख्ते को हाथ से छू कर देखा। उसने तीसरे कमरे के गड्ढे को देखा और फिर नीचे झांक कर कहा कि यहां से कुछ बड़ा निकाला गया है और जल्दी में निकाला गया है।
उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि पूरे इलाके में फैल जाओ, खेतों की तरफ भी देखो, नदी के किनारे भी देखो। अगर वे लोग भारी थैला लेकर गए हैं तो कहीं ना कहीं निशान मिलेगा। रघु वहीं खड़ा था। उसकी आंखों के सामने फिर से रात वाली गोलीबारी घूम गई। उसे लगा कि दीवारों पर अब भी बारूद की गंध है। दरोगा ने उससे पूछा, तुमने कहा था 3 आदमी थे, तीसरा जवान था, उसका चेहरा ठीक से याद है? रघु ने कहा, हुजूर, अंधेरा था लेकिन आंखें तेज थीं और बोलने का तरीका ऐसा था जैसे वो नेता हो। दरोगा ने सिर हिलाया और कहा, वही होगा, भैरव का छोटा आदमी। ये गिरोह ऐसे ही चलता है। सिपाहियों ने हवेली के पीछे जाकर देखा। वहां झाड़ियों में घोड़े के पैरों के निशान थे और मिट्टी पर भारी चीज घसीटने के निशान। दरोगा ने उंगली से मिट्टी उठाकर सूंघी, फिर कहा, वे लोग इसी रास्ते से निकले। और फिर उसने तुरंत कहा, गांव की तरफ नहीं, ये लोग जंगल की तरफ जाएंगे, क्योंकि जंगल में छिपना आसान है। हवेली से थोड़ा आगे एक छोटा सा जंगल था, जहां बबूल और नीम के पेड़ थे और बीच बीच में पत्थर। वहां दिन में भी लोग कम जाते थे, क्योंकि वहां जंगली सुअर और कभी कभी भेड़िए भी दिख जाते थे। दरोगा ने कहा, सब लोग वहीं चलो, और रघु को साथ रहने का इशारा किया। रघु का मन कह रहा था कि वो वापस घर चला जाए, लेकिन अब उसके पास विकल्प नहीं था। वो डर के साथ साथ गुस्से में भी था, क्योंकि इन बदमाशों ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी और उसका शांत जीवन छीन लिया था। वो चुपचाप दरोगा के पीछे चल पड़ा। जंगल के किनारे पहुंचते ही हवा बदल गई। वहां मिट्टी की गंध गहरी थी, पत्तों की नमी और दूर से पक्षियों की तेज आवाजें, जैसे वे भी किसी खतरे को महसूस कर रहे हों। सिपाही अलग अलग दिशाओं में फैल गए। दरोगा ने इशारा किया कि धीरे चलो और कान खुले रखो। कुछ दूर जाने पर उन्हें घोड़े के पैरों के निशान साफ दिखाई दिए और बीच में कहीं कहीं थैला घसीटने के निशान भी। दरोगा ने कहा, ये लोग जल्दबाजी में थे, इसीलिए निशान छोड़ गए। इसका मतलब वे ज्यादा दूर नहीं गए और शायद कहीं रुककर सांस ले रहे होंगे। रघु चलते चलते सोच रहा था कि अगर वे लोग पकड़ में आ गए तो क्या होगा? क्या शेखर भी पकड़ा जाएगा? और अगर शेखर निर्दोष निकला तो? लेकिन फिर उसे याद आया कि शेखर ने भी उसे मुसीबत में डाला, चाहे जानबूझकर या मजबूरी में, और ये सोचकर उसका मन भारी हो गया। अचानक आगे चल रहे एक सिपाही ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। उसने जमीन की तरफ इशारा किया। वहां ताजा खून के धब्बे थे और पास ही एक कपड़े का टुकड़ा फंसा था। दरोगा ने उसे उठाया। कपड़ा मोटा था और उस पर लाल रंग की पट्टी। दरोगा ने कहा, ये उसी थैले का कपड़ा है। ये लोग यहां से गुजरे हैं और शायद किसी की चोट भी लगी है। सभी सावधान हो गए। दरोगा ने बंदूक तान ली और धीरे धीरे आगे बढ़ा। जंगल के बीच में एक पुरानी पत्थर की खदान थी जो सालों पहले बंद हो गई थी। वहां एक गहरा गड्ढा और उसके पास कुछ टूटी हुई दीवारें थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां पहले पत्थर काटे जाते थे। अब वहां कोई नहीं जाता, लेकिन बदमाशों के लिए वो जगह छिपने के लिए सही थी। दरोगा ने फुसफुसाकर कहा, यही जगह है, सब चारों तरफ से घेर लो, आवाज मत करो। रघु का गला सूख गया। उसने देखा कि सिपाही पेड़ों के पीछे छिपकर आगे बढ़ रहे हैं और दरोगा खुद भी झाड़ियों के पीछे से झांक रहा है। खदान के पास एक टूटी हुई दीवार के पीछे हलचल दिखी और फिर किसी आदमी की आवाज। वही मोटा आदमी। वो कराहते हुए कह रहा था कि मेरे हाथ में गोली लगी है, खून रुक नहीं रहा। दूसरा आदमी, शायद जवान वाला, बोला, चुप रह, आवाज करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी। लंबा आदमी बोला कि पुलिस तो आ ही गई होगी, अब हमें जल्दी निकलना होगा। दरोगा ने रघु की तरफ देखा। उसकी आंखों में चमक थी। उसने धीरे से कहा, सही जगह आ गए, और फिर उसने हाथ उठाकर इशारा किया। 2 सिपाही पीछे से घूमकर आगे बढ़े और एक सिपाही ने झाड़ियों के बीच से जोर से आवाज लगाई, पुलिस, हथियार डाल दो, भागने की कोशिश की तो गोली मार देंगे। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक गोली चली, बदमाशों की तरफ से। गोली पेड़ के तने में लगी, लकड़ी उछली, सिपाही झुक गए। दरोगा ने भी तुरंत जवाब में गोली चलाई। गोली पत्थर की दीवार पर लगी, चिंगारी निकली। जंगल में अफरा तफरी मच गई। रघु जमीन पर बैठ गया। उसके कान में गोली की आवाज गूंज रही थी। उसे लग रहा था कि वो सपना देख रहा है। मोची से लेकर गोलीबारी तक ये सब उसकी जिंदगी में कैसे आ गया? लेकिन फिर उसने देखा कि दरोगा और सिपाही आगे बढ़ रहे हैं
और बदमाश पीछे हट रहे हैं। लंबा आदमी चिल्लाया कि पीछे से निकलो, और वो खदान के गड्ढे की तरफ भागा। जवान आदमी ने थैला उठाने की कोशिश की, लेकिन थैला भारी था। मोटा आदमी घायल हाथ पकड़े खड़ा था। तभी एक सिपाही ने झाड़ियों से निकलकर सीधा निशाना लगाया और गोली चलाई। गोली जवान आदमी के पैर के पास लगी। वो लड़खड़ाया, थैला हाथ से छूट गया और जमीन पर गिर गया। दरोगा ने चिल्लाकर कहा, पकड़ो, और 2 सिपाही दौड़कर आगे बढ़े। जवान आदमी ने जेब से चाकू निकाला और सिपाही पर झपटा। सिपाही पीछे हट गया। दूसरा सिपाही डंडे से मारने लगा। जंगल में चीख पुकार होने लगी, और उसी बीच लंबा आदमी मौका देखकर भागने लगा। रघु ने देखा कि लंबा आदमी उसी रास्ते से भाग रहा था जिस तरफ गांव की तरफ जाने वाला रास्ता था, और उसके हाथ में एक छोटा सा पिस्तौल जैसा हथियार था। रघु के अंदर अचानक गुस्सा भर गया। यही आदमी था जिसने उसे मारने की कोशिश की थी, और अगर ये भाग गया तो फिर गांव में आकर बदला लेगा। रघु बिना सोचे उठ खड़ा हुआ और उस आदमी के पीछे दौड़ पड़ा। दरोगा ने पीछे से चिल्लाया, रुक, मत जा, लेकिन रघु नहीं रुका। उसका दिमाग उस वक्त सिर्फ एक बात समझ रहा था, अगर यह आदमी भाग गया तो सब बेकार। वो जंगल के बीच से दौड़ रहा था, कांटे फिर चुभ रहे थे, पैर में दर्द था, लेकिन वो दौड़ता रहा। लंबा आदमी पीछे मुड़कर देखता, फिर और तेज भागता। अचानक उसने पिस्तौल उठाकर पीछे की तरफ गोली चला दी। गोली हवा में गई, लेकिन रघु डरकर झुक गया। फिर भी वो रुका नहीं। वो जानता था कि अगर वो रुक गया तो ये आदमी बच जाएगा। भागते भागते वे जंगल के किनारे आ गए। सामने एक छोटी सी पहाड़ी जैसी जगह थी, जहां पत्थर फिसलन वाले थे। लंबा आदमी ऊपर चढ़ने लगा। रघु भी पीछे पीछे चढ़ा। पत्थर पर पैर फिसला, लेकिन उसने हाथ से पकड़ लिया। लंबा आदमी ने फिर पीछे मुड़कर देखा और गुस्से में बोला, तू कौन है रे? क्यों मरने आया है? रघु ने हाँपते हुए कहा, मैं वही हूं जिसे तूने हवेली में मारने दौड़ा था। लंबा आदमी ने हंसकर कहा, अरे मोची, तू बहुत बहादुर बन रहा है। फिर उसने पिस्तौल तानी। रघु का दिल रुक गया। वो जानता था कि अब उसके पास कुछ नहीं। तभी उसने जमीन पर एक पत्थर देखा। उसने तुरंत पत्थर उठाया और पूरी ताकत से लंबा आदमी की तरफ फेंक दिया। पत्थर उसके हाथ पर लगा, पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और पत्थरों में फिसलती हुई नीचे चली गई। लंबा आदमी गुस्से में झपटा। उसने रघु की गर्दन पकड़ ली। रघु ने भी उसके हाथ पकड़कर खुद को छुड़ाने की कोशिश की। दोनों पत्थरों पर लड़खड़ाने लगे। लंबा आदमी ताकतवर था। उसने रघु को धक्का दिया। रघु पीछे गिरा। उसका सिर पत्थर से टकराया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लेकिन उसी पल उसने लंबा आदमी के पैर को पकड़ लिया। लंबा आदमी संतुलन खो बैठा। वो भी फिसला। दोनों नीचे की तरफ लुढ़कने लगे। पत्थर चुभ रहे थे, शरीर पर खरोंचें पड़ रही थीं। और फिर अचानक लंबा आदमी एक गड्ढे के पास जाकर रुक गया। वो आधा लटक गया। उसने चीख कर कहा, छोड़ दे। रघु का हाथ अभी भी उसके पैर पर था। रघु खुद भी जमीन पर पड़ा था। उसका सिर घूम रहा था। उस पल रघु के सामने 2 रास्ते थे। अगर वो उसे छोड़ दे तो वो भाग जाएगा और फिर गांव में वापस आकर बदला लेगा, और अगर वो उसे पकड़कर रखे तो शायद पुलिस पकड़ ले। लेकिन अगर लंबा आदमी गिर गया तो मर भी सकता है। रघु का दिल तेज धड़क रहा था। उसे कमला और गोपाल का चेहरा याद आया, और उसे याद आया कि ये आदमी गोली चला सकता है। ये आदमी किसी को नहीं छोड़ेगा। रघु ने पूरी ताकत लगाकर उसका पैर पकड़े रखा और चिल्लाया, दरोगा जी, यहां, जल्दी। उसकी आवाज जंगल में गूंज गई। कुछ सेकंड बाद झाड़ियों से दरोगा और 2 सिपाही दौड़ते हुए आए। उन्होंने देखा कि लंबा आदमी गड्ढे के किनारे लटका है और रघु उसे पकड़े हुए है। दरोगा ने तुरंत आगे बढ़कर उसके बाल पकड़ लिए और खींचा। सिपाहियों ने मिलकर उसे बाहर खींच लिया। लंबा आदमी जमीन पर गिरा, हाँफने लगा, और फिर उसने गाली दी। लेकिन अब उसके हाथ में हथियार नहीं था। सिपाहियों ने उसे पकड़कर रस्सी से बांध दिया। रघु वहीं बैठा था। उसका सिर दर्द कर रहा था, हाथ कांप रहे थे। दरोगा ने उसे देखा और कहा, तू पागल है क्या? अकेले इसके पीछे दौड़ गया। मर जाता तो कौन जिम्मेदार होता? रघु ने कमजोर आवाज में कहा, अगर ये भाग जाता तो मेरे गांव में आकर सबको मार देता। दरोगा कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, ठीक किया, लेकिन अब संभल। वे लोग वापस खदान की तरफ लौटे। वहां जवान आदमी और मोटा आदमी दोनों पकड़े जा चुके थे। मोटा आदमी घायल था। जवान आदमी के हाथ में चाकू था, लेकिन अब वो भी बंधा हुआ था। थैला जमीन पर पड़ा था। दरोगा ने थैला उठाकर खोला। अंदर लाल कपड़े में लिपटा हुआ एक भारी संदूक जैसा डिब्बा था, और उसके अंदर चमकते हुए सिक्के, कुछ कागज और एक छोटी सी सोने की मूरत जैसी चीज। सिपाहियों की आंखें चमक गईं।
दरोगा ने कहा, यही है माल, शहर की चोरी का माल। और फिर उसने बदमाशों को घूर कर कहा, अब बोलो, शेखर कहाँ है? जवान आदमी ने पहले चुप्पी साध ली, लेकिन दरोगा ने थप्पड़ मारा। जवान आदमी ने गुस्से में कहा, शेखर तो हमारा आदमी नहीं, वो बस रास्ता बताने वाला था। उसने कहा था माल हवेली में छुपा है, हम निकालेंगे और उसे हिस्सा देंगे। लेकिन वो खुद भाग गया। दरोगा ने पूछा, भैरव कहाँ है? जवान आदमी ने हंसकर कहा, भैरव को तुम नहीं पकड़ पाओगे, वो बहुत दूर है। दरोगा ने कहा, तू ज्यादा बोल रहा है, अभी जेल में तेरा घमंड टूट जाएगा। रघु ये सब सुन रहा था। उसके मन में शेखर की तस्वीर घूम रही थी। तो शेखर सिर्फ बीच का आदमी था और शायद वो डर कर भागा। लेकिन अब ये मामला खत्म नहीं हुआ। भैरव अभी भी बाहर है और वो बदला ले सकता है। दरोगा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि तीनों को बांधकर शहर ले चलो और माल भी साथ ले चलो। फिर उसने रघु की तरफ देखा और कहा, तू भी मेरे साथ चलेगा, तुझे बयान देना होगा और फिर कुछ दिन शहर में रहना होगा, ताकि अगर भैरव का आदमी तुझे ढूंढे तो तुझे सुरक्षा मिल सके। रघु का चेहरा उतर गया। उसने कहा, लेकिन मेरा काम, मेरा घर? दरोगा ने कहा, तेरा काम बाद में, पहले जान बचा। और ये सच था। रघु समझ गया कि अब उसे गांव छोड़कर कुछ दिन के लिए शहर जाना पड़ेगा। सिपाहियों ने बदमाशों को घोड़े के पीछे बांधा और थैला भी घोड़े पर लादा। फिर सब लोग जंगल से बाहर निकलने लगे। रघु चलते चलते बार बार पीछे देख रहा था, जैसे उसे डर हो कि कहीं झाड़ियों के पीछे से कोई और आदमी निकलकर हमला न कर दे। लेकिन रास्ता शांत था। शहर पहुंचने में दोपहर हो गई। शहर की सड़कें चौड़ी थीं, भीड़ ज्यादा थी। दुकानों की आवाज, बैलगाड़ियों की कतार और लोगों की तेज चाल। रघु को सब कुछ अजीब लग रहा था। वो अपने गांव की मिट्टी और नीम की छाया को याद कर रहा था। लेकिन अब वो यहां था। दरोगा ने उसे थाने में बैठाया, उससे फिर बयान लिया और एक कागज पर अंगूठा लगवाया। फिर दरोगा ने उसे एक छोटे कमरे में बैठने को कहा और सिपाही को आदेश दिया कि इसे खाना दे दो। रघु ने पहली बार थाने का खाना खाया, सूखी रोटी और दाल। लेकिन उसके गले से ठीक से उतर नहीं रहा था। उसके मन में कमला और गोपाल थे। क्या उन्हें खबर मिली होगी? क्या वे डर गए होंगे? शाम को एक सिपाही आया और बोला कि गांव से खबर आई है, तुम्हारे घर सब ठीक है। तुम्हारी पत्नी रो रही थी, लेकिन हमने समझाया कि तुम जरूरी काम से गए हो और तुम्हारे घर पर नजर भी रखी जा रही है। रघु ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों में पानी आ गया, लेकिन उसने जल्दी से पहुंच लिया। अगले दिन दरोगा ने उसे बुलाया और कहा कि ऊपर से आदेश आया है, तुमने मदद की है इसलिए तुम्हें इनाम मिलेगा। रघु ने हैरानी से पूछा, इनाम? दरोगा ने कहा, हाँ, सरकार की तरफ से, क्योंकि चोरी का माल वापस मिला है और 3 बदमाश पकड़े गए हैं। रघु को लगा जैसे वो सपना देख रहा हो। उसने कहा, हुजूर, मैं तो बस जान बचाने भागा था। दरोगा ने कहा, फिर भी तूने हिम्मत दिखाई। और फिर उसने एक थैली रघु के हाथ में दी। थैली में चांदी के सिक्के थे। रघु की उंगलियां कांप गईं। उसने इतनी रकम कभी एक साथ नहीं देखी थी। दरोगा ने कहा, इसे संभाल कर रख और गांव लौटते समय किसी को मत बताना, क्योंकि भैरव अभी बाहर है और वो सुनकर हमला कर सकता है। रघु ने थैली को झोले में छुपा लिया और उसी पल उसे गोपाल की किताबें याद आईं, कमला की चिंता याद आई, घर की टूटी छत याद आई। उसे लगा कि शायद भगवान ने पहली बार उसके लिए रास्ता खोला है, लेकिन उसके साथ डर भी जुड़ा हुआ है। दरोगा ने कहा, अब तुम गांव लौट सकते हो, लेकिन कुछ दिन सावधान रहना और अगर कोई अजनबी गांव में दिखे तो तुरंत खबर देना। रघु ने सिर हिलाया और अगले ही दिन एक सिपाही के साथ वो गांव की तरफ निकल पड़ा। जब वो गांव के पास पहुंचा तो दूर से ही उसे नीम का पेड़ दिखा, वही जगह जहां वो रोज बैठता था। उसे देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून आया, जैसे वो फिर से अपनी दुनिया में लौट रहा हो। लेकिन अब वो पहले वाला रघु नहीं था। अब उसके अंदर एक नया अनुभव था और एक नया डर भी। गांव में घुसते ही कुछ लोग उसे देखने लगे, क्योंकि खबर फैल चुकी थी कि मोची पुलिस के साथ गया था। लोग फुसफुसाने लगे। कोई बोला कि जरूर उसने कुछ बड़ा किया है, कोई बोला कि शायद उसे पकड़ लिया गया था। रघु बिना कुछ बोले सीधे अपने घर की तरफ चला। घर के सामने कमला खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो कई रात रोई हो। गोपाल भी दरवाजे के पास खड़ा था। जैसे ही उसने रघु को देखा, वो दौड़कर आया और उसके पैरों से लिपट गया। कमला ने भी कांपते हाथों से रघु का चेहरा छुआ और बोली, तुम ठीक हो ना? रघु ने बस इतना कहा, मैं ठीक हूं। और फिर उसने कमला को अंदर ले जाकर धीरे से कहा, सब ठीक है, अब डरने की जरूरत नहीं। रात को जब सब शांत हुआ, गोपाल सो गया
कमला चूल्हे के पास बैठी थी। तब रघु ने झोले से वो चांदी की थैली निकाली और कमला के सामने रख दी। कमला ने आंखें फाड़ कर देखा और कहा, ये क्या है? रघु ने धीमी आवाज में कहा, ये वही मुसीबत का फल है, लेकिन अब इससे गोपाल पढ़ेगा और हमारा घर ठीक होगा। कमला ने थैली को छूकर देखा, फिर रघु की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर भी था और खुशी भी। उसने कहा, लेकिन अगर वे लोग वापस आए तो? रघु ने गहरी सांस लेकर कहा, आएंगे तो देखेंगे, लेकिन अब मैं सिर्फ जूता जोड़ने वाला नहीं रहा। अब मुझे समझ आ गया है कि कभी-कभी इंसान को अपने घर और गांव के लिए खड़ा होना पड़ता है। अगली सुबह रघु फिर नीम के नीचे गया, अपना पटरा जमाया, औजार निकाले, लेकिन आज उसका बैठने का ढंग अलग था। उसकी आंखों में डर के साथ एक मजबूती थी। गांव वाले धीरे धीरे आए, किसी ने जूता दिया, किसी ने चप्पल, और किसी ने बस उसे देखकर सिर हिलाया, जैसे वे उसकी इज्जत करने लगे हों। रघु ने काम शुरू किया, सुई में धागा डाला, चमड़े पर हथौड़ी ठोकी, और नीम के पत्तों की छाया उसके ऊपर फिर से फैल गई। लेकिन इस छाया के नीचे अब एक नई कहानी भी छिपी थी, एक ऐसी कहानी जो गांव के मोची ने खुद जी थी। और अब वो जानता था कि जिंदगी सिर्फ रोज का काम नहीं, कभी-कभी अचानक ऐसा मोड़ भी लेती है जो इंसान को बदल देता है।